हेलो नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार एटलस, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें हम सारा टॉपिक मैप से कवर करते हुए चलेंगे। ओके, बिहार एटलस प्रथम जो अध्याय है, प्रथम पाठ है, बिहार का भौगोलिक परिचय है। और बिहार के भौगोलिक परिचय में हम देखते हैं इसके, ये रहा भौगोलिक परिचय। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है या बिहार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगर इसकी हम नाम की बात करें तो 22 मार्च, इसका नाम तो बिहार है ही। यहाँ चूँकि बौद्ध विहारों की संख्या अधिक होने के कारण इस स्थान को बिहार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका विभाजन 3 बार हुआ है। पहली बार तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया 22 मार्च 1912 को, जबकि 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड इससे अलग हो जाता है। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। अगर इसको बात को ध्यान से अगर देखेंगे तो उत्तर जब लिखते हैं तो ये थोड़ा सा थ्री की तरह दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा थ्री की तरह दिखता है। अच्छा, 3 4 5 एक क्रम है ना। 3 4 5 जब हम काउंटिंग लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 लिखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अगर काउंटिंग में बढ़ा तो 345 किलोमीटर। समस्या ये होता है कि याद हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की दोनों की लंबाई याद कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि 345 वाला पूर्व से पश्चिम है कि उत्तर से दक्षिण है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम लंबाई है 483 किलोमीटर। क्या है? 483 किलोमीटर। अगर हम अक्षांश की बात करें तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक अगर हम अक्षांश की बात करते हैं तो। ठीक है। अच्छा, दोनों उत्तरी अक्षांश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि जो ग्लोब होता है तो ये रहा विषुवत रेखा, और इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। और चूंकि हमारा भारत ऊपर वाले ही भाग में है और भारत में ही बिहार है, जिसके कारण बिहार पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, और ये रहा 0 डिग्री रहा, तो इसके पूरब वाला पूर्वी देशांतर और पश्चिम वाला पश्चिमी देशांतर। चूँकि भारत पूर्वी देशांतर में है और बिहार भारत में है, इसी कारण बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो भी पूरा का पूरा पूरब में है। चाहे वह भारत का देशांतर हो, चाहे वह बिहार का देशांतर हो, दोनों पूरब में ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम अगर देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर की अगर हम बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर का है। ये हमारा क्या हुआ? ये देशांतर हो गया। 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। ओके, अक्षांश देख लिए हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर, और है हमारा कितना 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अब यहाँ आइए, उधर डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो कुल क्षेत्रफल इसका है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और
भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है और कभी कभी क्षेत्रफल प्रतिशत पूछ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि यह जो 1275 SI का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें यह पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई, अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट, 173 फीट या फिर 52.73 मीटर। ऑप्शन में कभी कभी 53 मीटर भी मिल जाता है और हम 53 मीटर के साथ जाते हैं। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर या 173 फीट है, 53 मीटर या 173 फीट है। ठीक है, अगर हम समुद्र तट से दूरी की बात करें, अगर हम समुद्र तट से दूरी की बात करते हैं, समुद्र तट से मीटर है, समुद्र तट से दूरी कितना है? तो 200 किलोमीटर है। चलिए अब हम देखते हैं जो बचपन से ही पढ़ते आए हैं चौहद्दी के बारे में, कि उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है और दक्षिण में क्या है। तो हम सब जैसे जानते हैं कि पूर्व में नेपाल है, सॉरी उत्तर में नेपाल है, उत्तर में नेपाल है और उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में झारखंड है, दक्षिण में झारखंड है, दक्षिण में झारखंड है और दक्षिण में झारखंड है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये रहा बिहार का कुछ भौगोलिक परिचय था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार विशेष है ठीक है, बिहार विशेष है। तो इसमें अगर हम पश्चिमी चंपारण की बात करें, अगर इसमें हम पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अच्छा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST पश्चिम चंपारण में ही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला अगर जिला की बात करें तो वह हमारा पश्चिमी चंपारण ही है। कितना प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है? तो 6.4% रहता है। कभी कभी 2 या 3 जिला दे दिया जाता है और उसके बाद क्रम के अनुसार सजाना रहता है। तो सबसे ज़्यादा तो पश्चिमी चंपारण में। अच्छा, दूसरे नंबर पर किसका आता है? तो कटिहार है। पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया, ये अनुसूचित जनजाति का क्रम है। सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में, उससे कम कटिहार में और उससे भी कम पूर्णिया में। ठीक है, अगर हम बात गोपालगंज की करें, अगर हम बात गोपालगंज की करें, अगर हम बात गोपालगंज की करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। बिहार का जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज। जैसे भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला केरल है, ठीक उसी प्रकार बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है। अच्छा, इसके साथ साथ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, इसके साथ साथ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी ST, सबसे कम ST अगर किसी, सबसे कम अगर ST किसी जिला में रहता है तो वह गोपालगंज है। देखिए, गोपालगंज के ठीक ऊपर पश्चिमी चंपारण था जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते थे, जबकि जस्ट उसके नीचे की बात करें तो वहाँ सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। अच्छा साहब, अब देखिए, जो सर्वाधिक लिंग अनुपात तो गोपालगंज का है, उसके बाद किसका है? तो सिवान का है और उसके बाद किसका है? तो सारण का है। यानी गोपालगंज, सिवान और सारण। और इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये रहा गोपालगंज, ये रहा सिवान और ये रहा सारण, यानी क्रम से है। ठीक है, यानी क्रम से है। किस मामलों में? तो लिंग अनुपात के मामलों में। सर्वाधिक है किस में? गोपालगंज में, उससे कम किस में? सिवान में और उससे कम किस में? सारण में। ठीक है, इस क्रम को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज ही है। अच्छा, एक बात और है कि न्यूनतम
यह न्यूनतम दशकीय वृद्धि भी है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला भी कौन है? तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला अगर कोई जिला है तो वो भी कौन है? गोपालगंज ही है। अच्छा, न्यूनतम दशकीय वृद्धि का क्या मतलब हुआ? यानी 10 साल में सबसे कम जनसंख्या अगर वृद्धि किसी जिला में होता है, बिहार के अगर किसी जिला में होता है तो वो कौन है? गोपालगंज है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज ही है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज ही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम कैमूर की बात कर लेते हैं। अब क्या हम कैमूर की बात करते हैं? अगर हम जब बात कैमूर की करते हैं तो इसको देखते हैं। इसमें न्यूनतम जनघनत्व है। क्या? न्यूनतम जनघनत्व है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं। भूमि ज़्यादा है लेकिन लोग कम रहते हैं। अगर क्रम का बात करें तो कैमूर में सबसे न्यूनतम जनघनत्व है, उसके बाद जमुई में और उसके बाद बांका में। कैमूर, जमुई और बांका, कैमूर, जमुई और बांका, कैमूर, जमुई और बांका न्यूनतम जनघनत्व वाला कुछ जिला है। सबसे न्यूनतम किसमें? कैमूर में, उसके बाद जमुई में और उसके बाद बांका में। ठीक है, अगर हम अब रोहतास की बात करें, हम रोहतास की अगर हम बात करना चाहें तो रोहतास की बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आइए। सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर जिला है कोई तो वह कौन है? रोहतास है। यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस जिला में है? तो रोहतास में। साक्षरता दर 7 वर्ष से ऊपर मापन किया जाता है। उसके बाद किस में है? तो पटना में है। उसके बाद किस में है? पटना में है। और उसके बाद भोजपुर में। यानी सर्वाधिक साक्षरता दर अगर कहीं है तो वह रोहतास में है, उसके बाद पटना में है और उसके बाद भोजपुर में है। रोहतास, पटना, भोजपुर, ये साक्षरता दर है। अच्छा, इसके साथ ही सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास ही है। यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास तो है ही, लेकिन उसी में अगर महिला साक्षरता की बात करें और वो भी सर्वाधिक, तब भी रोहतास। और पुरुष साक्षरता की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो भी रोहतास। यानी अगर साक्षरता से प्रश्न आता है और सर्वाधिक साक्षरता की बात है तो उसका सीधा आंसर रोहतास हो जाएगा, बिना किसी कन्फ्यूजन का। ठीक है, इसमें पुरुष साक्षरता कितना है? तो पुरुष साक्षरता है 82.9 यानी 82.9%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कितना है? 63%। सर्वाधिक महिला साक्षरता कितना है? 63%। अगर हम औरंगाबाद की बात करें, ठीक है, अगर हम औरंगाबाद की बात करते हैं तो औरंगाबाद की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है। क्या? यहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद में। ठीक है, अगर हम गया की बात कर लें तो यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है गया। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है गया, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ सबसे कम तापमान पाया जाता है और सर्वाधिक तापमान भी पाया जाता है। यानी सबसे कम तापमान और सबसे अधिक तापमान अगर कहीं बिहार के किसी जिला में पाया जाता है तो वह गया ही है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति एससी, हम बात एससी की करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जाति अगर किसी जिला में है तो वह गया में ही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस में है? तो गया में है। और गया के बाद किस में है? तो पटना में है। और पटना के बाद समस्तीपुर में। यानी गया, पटना और समस्तीपुर। यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप तो पश्चिमी चंपारण बताए थे। हाँ, पश्चिमी चंपारण जरूर बताए थे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला था, वह एसटी था वहाँ। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एससी है। सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन है? तो गया है। और सर्वाधिक तापमान और सबसे कम तापमान दोनों गया में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अब पटना की बात करते हैं, बिहार की राजधानी पटना की बात करते हैं। हालांकि गंगा नदी सर्वाधिक अगर दूरी किसी जिला से पार करती है तो वह पटना ही है। ठीक है, हम बात अब पटना की करें। चलिए आते हैं पटना से।
यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। अच्छा, पटना के बाद पूर्वी चंपारण है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। पटना के बाद पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला का यह क्रम है। उसके बाद सर्वाधिक नगरीकरण, यानी नगर में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है? तो वह भी किस में है? पटना में ही है। सर्वाधिक नगरीकरण कितना प्रतिशत है? तो 43.1% है। कितना प्रतिशत है? तो 43.1% है। ठीक है। अगर हम बात शेखपुरा की करें, अगर हम बात शेखपुरा की करते हैं तो आइए कर ही लेते हैं। ठीक है। तो यह सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में रहता है लोग। सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? जिला है। कौन? तो शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। ठीक है। अच्छा, कम जनसंख्या वाला जिलों का अगर क्रम की बात करें तो शेखपुरा के बाद शिवहर में और उसके बाद अरवल में। शेखपुरा, शिवहर और अरवल। शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, उसके बाद शिवहर है और उसके बाद अरवल है। ठीक है। अगर हम मुंगेर की बात करें तो न्यूनतम लिंग अनुपात, ठीक है, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला अगर कोई जिला है तो कौन है? मुंगेर है। और मुंगेर के बाद भागलपुर है और भागलपुर के बाद खगड़िया है। मुंगेर के बाद कौन है? भागलपुर है। मुंगेर के बाद भागलपुर है। भागलपुर के बाद खगड़िया है। सर्वाधिक लिंग अनुपात नहीं है, बल्कि सबसे कम लिंग अनुपात है। हालांकि सर्वाधिक लिंग अनुपात आया ही है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात क्या पढ़े थे लोग? गोपालगंज में। और सबसे कम किस में? मुंगेर में। सबसे कम किस में? मुंगेर में। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात अब पूर्णिया की करते हैं। अब बात हम पूर्णिया की अगर हम करें तो करते हैं पूर्णिया की बात। चलिए, सबसे कम साक्षरता वाला अगर जिला कोई है तो वह पूर्णिया है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कोई है तो वह पूर्णिया है। उसके बाद सीतामढ़ी है और उसके बाद कटिहार है। पूर्णिया के बाद सीतामढ़ी है और सीतामढ़ी के बाद कटिहार है। और यहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पाया जाता है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कटिहार में पाया जाता है। सॉरी पूर्णिया में पाया जाता है। पूर्णिया में न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाया जाता है। अच्छा, सबसे कम साक्षरता वाला अगर पूर्णिया है तो सबसे अधिक साक्षरता वाला क्या पढ़े थे? रोहतास पढ़े थे। और सभी मामलों में वह आगे था। यानी पुरुष साक्षरता की बात करें, महिला साक्षरता की बात करें, या बिहार के सभी जिलों में की साक्षरता की बात करें, सभी में रोहतास आगे था। और सबसे कम किस में है? तब पूर्णिया है। सबसे कम किस में है? तब पूर्णिया है। ठीक है। अब हम बात किशनगंज की करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब हम बात किशनगंज की करते हैं। तो किशनगंज की जब बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला अगर कोई जिला है बिहार का तो कौन है? किशनगंज है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है। यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर। वहीं भारत की अगर बात करेंगे तो वहाँ मेघालय हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति इसमें होता है। क्या? इसमें न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी SC वाला अगर कोई जिला है तो वह कौन है? वह हमारा किशनगंज ही है। अच्छा, इसका अगर क्रम की बात करें तो शिवहर है, किशनगंज है और शेखपुरा। शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। हम बात अब मधेपुरा की करते हैं। अब बात हम किसकी करते हैं? मधेपुरा की करते हैं। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस में होता है? तो मधेपुरा में होता है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? तो वह मधेपुरा ही है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो हथौड़ा जैसा दिखेगा इसका मैप। ठीक है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला अगर कोई बिहार का जिला है तो वह कौन है? मधेपुरा है। ठीक है। कितना दशकीय वृद्धि है भाई? तो इसमें दशकीय वृद्धि है 31.01%। क्या? 31.01% इसका दशकीय वृद्धि है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सहरसा की।
अब हम बात कर लेते हैं सहरसा के। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, प से पुरुष प से पूर्णिया, ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन? सहरसा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अधिकतम में रोहतास था, अधिकतम में कौन था? रोहतास था। अब हम बात कर लेते हैं सबसे छोटकू मियाँ की, सबसे छोटे वाले जिला की, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है। शिवहर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शिवहर की बात करते हैं। तो अगर हम शिवहर की बात करना चाहें, ठीक है, तो अगर हम शिवहर की बात करना चाहें तो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 444 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 444, ठीक है, 444 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, इसमें अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल है लेकिन लोग कम नहीं रहते हैं, और उस दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर जिला कोई है तो वह कौन है? शिवहर ही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर कोई जिला है तो शिवहर है। और शिवहर के बाद किसका है? पटना है। पटना के बाद दरभंगा है। शिवहर, पटना और दरभंगा ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। अच्छा, पूरे अगर हम भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य की बात करें तो उसमें बिहार है, ठीक है, उसमें बिहार है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर राज्य कोई है भारत का तो वह बिहार है। जबकि बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला की बात करें तो वह कौन है? शिवहर है, ठीक है। शिवहर के बाद पटना और पटना के बाद दरभंगा। हमें लगता है इसमें जितने सारे पॉइंट्स थे हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ओवरऑल लगता है सब हो गया है। तो आइए आगे आगे बढ़ते हैं। अब बिहार का हम राजनीतिक परिचय से रूबरू होंगे। चलिए, अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 10,40,99,452, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की प्रतिशत की बात करें कि पूरे देश में जितनी जनसंख्या है उसका बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या रहता है, तो यह है 8.6%। कितना? 8.6%। चलिए, अगर देश में स्थान की बात करें कि बताइए भाई जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में कौन सा क्रम है, तो तीसरा क्रम है। कौन सा क्रम है? तीसरा क्रम है। तो आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट में कौन है? यूपी है, दूसरा में कौन है? महाराष्ट्र है, और तीसरा में कौन है? तो अपना राज्य बिहार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना है? 918 है। लिंगानुपात कितना है? 918 है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वह 935 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो 25.4% है। दशकीय वृद्धि कितना है? तो 25.4% है दशकीय वृद्धि, ठीक है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस में था? मधेपुरा में। और सबसे कम दशकीय वृद्धि किस में था? गोपालगंज में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन था? तो गोपालगंज ही था। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है, जो कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि देश में इसका स्थान प्रथम है, 1106 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राजकीय फूल की बात करते हैं, राजकीय फूल की बात करते हैं तो राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा है, ठीक है। अगर हम राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो राजकीय पक्षी गौरैया है, ठीक है। राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु की बात करें तो बैल है। और राजकीय चिन्ह की बात करें, राजकीय चिन्ह की बात करें तो वह बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो वह बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली की बात करें तो वह मांगूर है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो वह पीपल है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल, जब वृक्ष की बात करें तो पीपल, लेकिन राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो बोधि वृक्ष। इस प्रकार का आप चिन्ह देख सकते हैं। आइए, लोकसभा में सीटों की संख्या, बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है।
लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। अच्छा, राज्यसभा में 16 है। विधानसभा में 243 है। विधानसभा में 243 है और 243 मीटर का ही मूर्ति राजेंद्र प्रसाद का बनेगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति होगा। इसी विधानसभा के आधार पर उसका डिसीजन लिया गया है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना होता है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, किसी भी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सी व्यवस्था है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी बिहार राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और सबसे पहला आपातकाल कब लगा था? तो 1968 में लगा था। ये अभी हाल में एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछ दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं, अगर हम सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो 61.8% है। अगर हम साक्षरता की बात करें, बिहार की साक्षरता की बात करें, तो 61.8% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.2% है। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 71.2% है। और महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 51.5% है। महिला साक्षरता की बात करें तो 51.5% है। ठीक है, अच्छा, ऊपर कुछ छूट रहा है। अगर हम प्रमंडल की बात करें तो यहाँ पर 9 प्रमंडल है। अगर जिला की बात करें तो 38 जिला है और सबसे नया जिला अरवल है। ठीक है, और अनुमंडल की बात करें तो 101 है। प्रखंड की बात करें तो 534 है। प्रखंड की बात करें तो 534 है। ठीक है, और ग्राम पंचायत की बात करें तो 8387 है। 8387 है। वार्ड क्या है? तो शासन की न्यूनतम इकाई है। वार्ड क्या होता है? तो शासन की न्यूनतम इकाई होता है वार्ड। शासन की न्यूनतम इकाई कौन सा है? वार्ड है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक विजिबिलिटी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं। बिहार के वन्य जीव अगर अभयारण्य की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है एग्जाम में, और स्पेशली बीपीएससी में। हालांकि एसआई में भी पूछा जाता है और बिहार के अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। अगर हम पश्चिमी चंपारण की बात करें, ठीक है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है और यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं दूसरा यहाँ पर है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है। ठीक है, अच्छा, बरैला सलीम अली जुब्बा सहनी अभयारण्य। बरेली सलीम अली जुब्बा सहनी अभयारण्य कहाँ है? तो ये है वैशाली में। ये कहाँ है? तो ये वैशाली में है। ठीक है, या वैशाली में है। ठीक है, वहीं कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य की बात करें, क्या कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह कहाँ है? तो बेगूसराय में है। यह कहाँ है? तो बेगूसराय में है कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य। और सर्वाधिक विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा लैगून वाला झील कौन है? तो कांवड़ झील ही है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बेगूसराय कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो बेगूसराय में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बक्सर, अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर पक्षी अभयारण्य है। बक्सर में बक्सर पक्षी अभयारण्य है। कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, वो एग्ज़ाम में स्पेशली नहीं पूछा जाता है क्योंकि नाम में ही उसका आंसर छुपा रहता है। गया में बात करें तो गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। गया में कौन है? गौतम बुद्ध अभयारण्य है। वहीं पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। अगर हम राजगीर की बात करते हैं तो राजगीर में राजगीर अभयारण्य पंत अभयारण्य है। ठीक है, राजगीर अभयारण्य और पंत अभयारण्य है। जबकि जमुई में बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, स्टार लगा ही लीजिए। जमुई में बात करें तो नागी डैम पक्षी अभयारण्य है, जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, नकटी, नागी नकटी दोनों जमुई में है। ठीक है, नागी और नकटी जमुई, यानी नागिन मर जाएगी, मुई, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर भागलपुर की बात करें, भागलपुर की बात करें तो विक्रमशिला पक्षी अभयारण्य, क्या विक्रमशिला पक्षी अभयारण्य भागलपुर। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो भागलपुर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम कटिहार की बात करें तो गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, ये पूछा गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गोगाबिल पक्षी अभयारण्य किस जिला में है, तो यह है कटिहार में। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में। और कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो यह है बेगूसराय में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो यह बेगूसराय में है। ठीक है, कुछ छूट नहीं रहा है, जहाँ तक हमें लगता है सारा कवर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का खनिज संसाधन, बिहार का खनिज संसाधन, पश्चिमी चंपारण में कौन सा खनिज, नहीं पश्चिमी नहीं, पूर्वी चंपारण में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो पूर्वी चंपारण में मेनली सोरा पाया जाता है। ठीक है, और सोरा पूर्वी चंपारण के साथ साथ सारण में, ठीक है, पूर्वी चंपारण के साथ साथ सारण में और बेगूसराय में, यानी पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय में, पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय में सोरा पाया जाता है। ठीक है, वहीं चूना पत्थर की बात करें, क्या चूना पत्थर की बात करते हैं तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो कैमूर में। चूना पत्थर किस में पाया जाता है, तो कैमूर में पाया जाता है। ठीक है, और रोहतास की बात करें तो रोहतास में तो भाई साहब इसमें तो चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट और गंधक पाया जाता है। किस में, तो रोहतास में। कैमूर में केवल चूना पत्थर पाया जाता है, जबकि रोहतास में चूना पत्थर के साथ साथ पाइराइट, डोलामाइट और गंधक ऐसा पाया जाता है। औरंगाबाद की बात करें, क्या औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में कोयला पाया जाता है, औरंगाबाद में कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगर हम गया की बात करें, गया की बात करें तो गया में, क्या गया में अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम, अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम पाया जाता है। गया में अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम पाया जाता है। ठीक है, नवादा में बात करें तो नवादा में केवल अभ्रक पाया जाता है, नवादा में केवल अभ्रक पाया जाता है। जमुई की बात करें, जमुई की बात करें तो जमुई में क्वार्ट्स, फेल्सपार और सोना एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 69th PPSC में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन शायद देखना होगा, या फिर आप मिला लीजिएगा इसको, इससे हो या फिर मुंगेर से हो, जो भी हो, एक यहाँ से संबंधित प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में सिर्फ स्टोन, सिलिका सैंड, सिफ्ट, सोप स्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी। ठीक है, सोप स्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी। इसमें आपको बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी, सोप स्टोन और सिलिका सैंड। वहीं भागलपुर की बात करते हैं, वहीं अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में चीनी मिट्टी और शीशा, भागलपुर में क्या क्या पाया जाता है, चीनी मिट्टी और शीशा पाया जाता है। ठीक है, भागलपुर में चीनी मिट्टी और शीशा पाया जाता है। आई थिंक उद्योग के दृष्टिकोण से यही इम्पोर्टेंट थे। और इसमें अगर हम स्टार पॉइंट लगाना चाहें तो हम चूना पत्थर पर यहाँ लगा सकते हैं, कैमूर पर, और डोलामाइट को लेकर या पाइराइट को लेकर हम रोहतास पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 68 PPSC के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन था, आई थिंक पाइराइट या डोलामाइट पूछा गया था। ठीक है, अगर स्टार पॉइंट लगाना चाहें तो हम यूरेनियम पर लगा सकते हैं और लिथियम पर लगा सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, पूरा याद करना ही होगा इसको।
फिर भी उसी में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा हम स्टार पॉइंट लगा दिए हैं, आप उनका विशेष ख्याल रखिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बिहार की नदियाँ की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? बिहार की नदियाँ की। बिहार की अगर नदियाँ की बात करें तो आइए करते हैं। अगर हम गंडक की बात करते हैं, क्या अगर हम गंडक की बात करते हैं तो गंडक की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ होता है? गंडक की बात करते हैं तो उद्गम कहाँ है इसका? नेपाल, हिमालय। उद्गम कहाँ है? तो नेपाल हिमालय में। और संगम की बात करते हैं, यानी गंडक नदी, यानी गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है, संगम कहाँ करती है? तो पहलेजा घाट पर। ठीक है, पहलेजा घाट पर। लंबाई कितनी है? तो 640 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम घाघर या सरयू नदी की बात करें, ठीक है, जिस पर अयोध्या नगर स्थित है अभी वर्तमान, अगर उसकी हम बात करें घाघर या सरयू नदी की, तो उद्गम इसका कहाँ है? माप चाचुंगो यानी तिब्बत पठार। संगम कहाँ होता है? तो सारण में संगम होता है। सारण में क्या होता है? गंगा नदी सारण में सरयू आकर मिल जाती है। अगर लंबाई की बात करें तो 917 किलोमीटर है। सरयू की लंबाई की बात करें तो कितना है? तो 917 किलोमीटर है। ठीक है। वही बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? तो बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर्मनाशा की करते हैं। हम बात कर्मनाशा की करते हैं तो जब बात कर्मनाशा की करते हैं तो आइए करते हैं। उद्गम कहाँ होता है? तो उद्गम इसका कैमूर पठार से। उद्गम कहाँ है? तो कैमूर पठार से है। ठीक है। और संगम कहाँ है? तो संगम गंगा नदी के चौसा पर। गंगा नदी के चौसा में कर्मनाशा नदी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। सोन नदी सबसे इम्पोर्टेंट है। सोन नदी, सोन नदी उद्गम कहाँ होता है? तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से, जो कि अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और संगम कहाँ होता है? तो गंगा नदी पटना के पास मिलती है। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो वह पटना में, ध्यान रखिएगा। और लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर। और बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? तो यह करती है रोहतास में। कहाँ करती है? तो यह रोहतास में करती है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, ये तो कैमूर हुआ, यहाँ ही कैमूर है और यहाँ रोहतास है। अगर ये सोन है, अगर आ रही है तो यह रोहतास में ही प्रवेश करेगी। ठीक है। और रोहतास साक्षरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक साक्षर जिला है बिहार का। अब हम बात पुनपुन की करते हैं। अगर हम बात पुनपुन की करें तो आइए करते हैं। पुनपुन उद्गम कहाँ होता है? तो छोटा नागपुर पठार या पलामू झारखंड से। उद्गम कहाँ होता है? तो छोटा नागपुर पठार या पलामू झारखंड से इसका उद्गम होता है। और संगम कहाँ होता है? तो संगम गंगा नदी फतुहा पटना में आकर मिल जाती है। गंगा नदी से कौन? तो पुनपुन पुनपुन फतुहा में आकर मिल जाती है। प से पुनपुन और फ से फतुहा आपस में रिलेटेड है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। फल्गु नदी, जिसको एक और नाम यानी निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर हम उद्गम की बात करें, अगर इसकी हम उद्गम की बात करें तो निरंजना और मोहना के संगम, निरंजना और मोहना के संगम, संगम कहाँ है? तो पुनपुन नदी में। ये संगम कहाँ है? तो इसका पुनपुन नदी में संगम है। अगर हम क्यूल की बात करें तो उद्गम कहाँ है? तो तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड से। उद्गम कहाँ है? तो गिरिडीह और झारखंड से इसका उद्गम है। गिरिडीह और झारखंड से क्या है? इसका उद्गम है। और संगम की बात करें तो गंगा नदी के सूरजगढ़ लखीसराय में। गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में क्यूल नदी मिलती है। सूरजगढ़ लखीसराय में क्यूल नदी मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, यानी संगम है। अगर हम अजय नदी की बात करें तो अजय नदी का उद्गम कहाँ है? तो देवघर झारखंड में है।
अजय नदी का उद्गम कहाँ है? तो देवघर झारखंड से अजय नदी निकलती है और संगम कहाँ करती है? तो भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में, यानी गंगा नदी को ही भागीरथी नदी कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में अजय नदी जाकर मिलती है गंगा से। ठीक है। प्रश्न भी बन सकता है कि बिहार की वह कौन सी नदी है जिसका संगम बिहार राज्य से बाहर होता है? तो अजय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर हम बात गंगा की करें, अगर हम बात गंगा की करें, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम बात गंगा की करें, चलिए, तो उद्गम कहाँ होता है? उद्गम इसका होता है गंगोत्री के गोमुख उत्तराखंड से। गंगोत्री के गोमुख उत्तराखंड से होता है। संगम कहाँ है? तो अगर इसकी हम संगम की बात करें तो संगम बंगाल की खाड़ी में, संगम बंगाल की खाड़ी में, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। ठीक है। बिहार में प्रवेश कहाँ करता है? प्रश्न पूछा गया है। तो बिहार में जो प्रवेश करता है, बिहार में प्रवेश करता है बक्सर के चौसा में, बक्सर के चौसा में, यानी गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करता है? तो बक्सर के चौसा में प्रवेश करता है। ये रहा अपना बक्सर। ठीक है, यहाँ है बक्सर और ये रहा गंगा नदी। ठीक है, ये है गंगा नदी। और सबसे पहले अगर बिहार में कहीं प्रवेश करती है, अगर गंगा नदी अगर बिहार में किसी जिला से प्रवेश करती है तो वो कौन है? बक्सर ही है। और बक्सर से याद आया, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। ठीक है। और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हो जाता है। ठीक है, वो बाद में पढ़ना है। चलिए, अब हम बात करते हैं महानंदा की। अब हम बात करते हैं किसकी? महानंदा की। तो महानंदा की जब हम बात करते हैं तो उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग से। इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग से। संगम कहाँ होता है? तो संगम होता है गंगा नदी के गुड़गाड़ी घाट बांग्लादेश में। ठीक है, गंगा नदी के गुड़गाड़ी घाट बांग्लादेश में इसका संगम होता है। लंबाई कितना है? तो 360 किलोमीटर है, लंबाई 360 किलोमीटर है। और बिहार में प्रवेश में कहाँ करती है? तो बिहार में प्रवेश किशनगंज में करती है। देखिए, ये रहा महानंदा नदी। ठीक है, यहाँ है, सबसे पूर्वी नदी है। और बिहार में प्रवेश कहाँ करता है? किशनगंज। और किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, किशनगंज में प्रवेश करता है महानंदा नदी और जाकर मिलता कहाँ है? तो जाकर मिलता है कहाँ? जाकर मिलता है बांग्लादेश में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी, अगर हम बात कोसी नदी की करें, तो ये करते हैं थोड़ी देर में। तो कोसी नदी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अपवाह तंत्र में सब के सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी गंगा के बाद अगर किसी का स्थान है बिहार में तो कोसी है। हम इसको दूसरे श्रेणी पर रखते हैं, यानी अति महत्वपूर्ण में। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो कोसी नदी का जो उद्गम है नेपाल एवं तिब्बत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और संगम कहाँ होता है? तो गंगा नदी कुर्सेला या कटिहार में। ठीक है, कुर्सेला या कटिहार में जो कोसी नदी है गंगा नदी से मिल जाती है, कुर्सेला या कटिहार में। बिहार में प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में प्रवेश किस जिला से होता है? तो बिहार में प्रवेश सुपौल जिला से होता है। किसका? तो कोसी नदी का। ठीक है, कोसी नदी का प्रवेश बिहार के सुपौल जिला से होता है। ठीक है, ये मैप पर देख सकते हैं आप, ये है कोसी नदी। कौन है? ये है कोसी नदी। ठीक है, और ये रहा सुपौल जिला, ये रहा सुपौल, ये सुपौल है और ये है कोसी नदी। यानी मिल सबसे पहले आग किस जिला में रही है? तो यहाँ पर, यानी सुपौल में। ठीक है, आइए अब हम कमला नदी की बात करें। ठीक है, हम कमला नदी की बात करते हैं। तो जब हम कमला नदी की बात करते हैं तो उद्गम कहाँ होता है कमला नदी का? तो उद्गम इसका होता है महाभारत श्रेणी सिंघुलिया गढ़ी नेपाल से। महाभारत श्रेणी सिंघुलिया गढ़ी नेपाल से इसका उद्गम होता है। और संगम कहाँ होता है कमला नदी का? तो कोसी नदी बदल घाट के पास, यानी कोसी नदी में ही इसका संगम हो जाता है। इसका संगम गंगा में ना होकर कोसी नदी में ही हो जाता है। और किस घाट पर? तो बदला घाट,
बदला घाट के पास। लंबाई कितनी है कमला की? तो 328 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? तो 328 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितनी है? तो 328 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बागमती की, तो बागमती की बात करते हैं। क्या ये नदी आप देख सकते हैं, बागमती नदी यहाँ पर मैप पर। ठीक है, किस जिले में प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी में। अच्छा, यहाँ पर कौन सा देश है? तो नेपाल है। ठीक है, यहाँ पर नेपाल है। नेपाल ना से नेपाल। ठीक है, ये नेपाल है। ठीक है, तो उद्गम शिवपुरी श्रेणी हिमालय से होता है। ठीक है, शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से होता है। ठीक है, और संगम कहाँ होता है? तो कोसी नदी के बदला घाट। लंबाई कितना है? तो 589 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई कितना है? तो 589 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, बदला घाट में कमला और बागमती दोनों मिल जाती है। बदला घाट में कमला और बागमती दोनों मिल जाती है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं बूढ़ी गंडक की। तो बूढ़ी गंडक कहाँ है? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक ये है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, ये बूढ़ी गंडक है आपका। तो अगर ये बूढ़ी गंडक है, ठीक है, यहाँ पर बूढ़ी गंडक है। ठीक है, तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है बूढ़ी गंडक, और संगम कहाँ होता है इसका? तो इसका जो संगम होता है गंगा नदी के खगड़िया के पास। गंगा नदी खगड़िया के पास संगम होता है, यानी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो खगड़िया में। कौन नदी है? तो यह बूढ़ी गंडक। कौन नदी है? तो गड़बड़ हो गया, बूढ़ी गंडक। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, चौतरबा और बिशंभलपुर यानी पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, और संगम कहाँ है? तो गंगा नदी खगड़िया के पास, और लंबाई कितना है? तो 320 किलोमीटर। ये रहा आई थिंक नदी से संबंधित जो कुछ भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते थे। ठीक है, वो सारा का सारा यहाँ पर टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लिए हैं अभी। तो हालांकि गंगा नदी है, बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? बिहार के 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। अरे, बिहार के 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिला को पार करती है? तो गंगा नदी को पार करती है, और सबसे दूसरे नंबर पर भागलपुर को तय करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है बिहार की नदी घाटी परियोजना है। क्या? बिहार की नदी घाटी परियोजना है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो आइए, गंडक नदी घाटी परियोजना। क्या? गंडक नदी घाटी परियोजना। हमें लगता है गड़बड़ दिख रहा है ये कलर से। गंडक नदी घाटी परियोजना, तो इसमें अगर हम देखें तो गंडक नदी घाटी परियोजना में नहर कौन है? त्रिवेणी नहर है, सारण नहर है, तिरहुत नहर है, और तेऊर नहर है। ठीक है, त्रिवेणी नहर है, सारण नहर है, तिरहुत नहर है, और तेऊर नहर है, ये गंडक नदी घाटी परियोजना में। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोसी नदी घाटी परियोजना की बात करें, कोसी नदी घाटी परियोजना की बात करें, तो इसमें नहर है। ठीक है, नहर पूर्वी कोसी नहर है, पश्चिमी कोसी नहर है, और राजपुर नहर है। राजपुर नहर बांध हनुमान नगर बांध, राजपुर नहर बांध और हनुमान नगर बांध, राजपुर नगर बांध और हनुमान नगर बांध इसमें है। ठीक है, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर बांध और हनुमान नगर बांध, 3 नहरों पर क्या बना है? कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये तो है गंडक नदी घाटी परियोजना, दूसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ है सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना, तो सोन नदी घाटी परियोजना में पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर है। कौन कौन है? पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट में दिया गया है कि बिहार की पहली नदी जोड़ योजना, बिहार की पहली नदी जोड़ योजना
ठीक है। बिहार की पहली नदी योजना जो थी कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। ठीक है, बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। ठीक है, ओके। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप द्वारा किया जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा किया जाता है? तो नलकूप द्वारा किया जाता है। नलकूप के द्वारा किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो नलकूप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार के जलप्रपात एवं झील की बात करते हैं। बिहार के जलप्रपात एवं झील की बात करते हैं। तो नदी तो नहीं है, यह है कौन सा टॉपिक? बिहार के जलप्रपात एवं झील है। तो अगर हम सबसे पहले जीआर खंड की बात करें तो फुलवरिया नदी पर जीआर खंड झील है। ठीक है, फुलवरिया नदी पर जीआर खंड झील है और ये किस जिला में है? तो यह जिस जिला में है वो है रोहतास। यह जिस जिला में है वो कौन सा है? रोहतास में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राकिम कुंड की, तो अगर हम बात करते हैं राकिम कुंड की तो यह भी रोहतास में। अच्छा, राकिम कुंड किस में है? तो यह भी किस में है? राकिम कुंड रोहतास में है। खुआड़ी दाह रोहतास में है। धुआं कुंड रोहतास में है। ठीक है, धुआं कुंड भी रोहतास में है। अच्छा, दुर्गावती या खादर को ये भी कहाँ है? तो ये भी रोहतास में है। सुखलदरी ये भी रोहतास में है। और ओखारिन कुंड ये भी रोहतास में है। ओखारिन कुंड किस नदी पर है? तो ओखारिन कुंड जिस नदी पर है वो किस नदी पर है? ओखारिन कुंड जिस नदी पर है वो गोपथ नदी है। ठीक है, और सुखलदरी जिस नदी पर है वह कनहर है। सुखलदरी कनहर नदी पर है। और दुर्गावती जो है वो किस नदी पर है? दुर्गावती खादर को जो झील है वो किस नदी पर है? तो दुर्गावती पर ही है। धुआं कुंड जो है काव या धोआ नदी पर है। ठीक है, खुआड़ी दाह आसाने नदी पर है। आसाने नदी पर है। और उसके बाद रश्मि कुंड गायघाट नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवादा में ककोलत झील है। ककोलत झील कहाँ है? तो ककोलत झील कहाँ है? तो नवादा में है। इसका मीटर कितना है, यानी कितना मीटर है? इसकी लंबाई है तो 47 से 49 मीटर। और जो नदी है कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा से ककोलत झील का निर्माण होता है। ककोलत झील का निर्माण होता है कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में कांवर झील है। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय में है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 16 वर्ग किलोमीटर है। और निर्माण किस नदी से हुआ है? तो गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण हुआ है। निवास स्थल कितने जीवों का है? तो 106 प्रजाति के पक्षी। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। क्या एशिया की अगर सबसे बड़ी कोई गोखुर झील है तो वो कौन है? वह कांवर झील है। ठीक है, वह कांवर झील है। और यह आर्द्रभूमि क्षेत्र भी है। ठीक है, बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र भी है कांवर झील। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। गोगाविल झील, ठीक है, या गोगा झील कहाँ है? गोगाविल झील कहाँ है? तो कटिहार में है। गोगाविल झील कहाँ है? तो कटिहार में है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ग किलोमीटर है। और किस क्षेत्र में है? तो मनिहारी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? तो मनिहारी क्षेत्र में है। और इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें स्थित हैं। इस झील के आसपास क्या है? कई छोटी छोटी झीलें स्थित हैं। सहरसा की बात करें, अगर हम सहरसा की बात करें तो सहरसा में कौन सा झील है? तो
गोखुर झील, गोखुर झील सहरसा में है। और गोखुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, ठीक है, गोखुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील। और इसका निर्माण कजमुनिया, सरदिया, कुमुबी, गोबरा आदि झीलों के मिलने से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दरभंगा, दरभंगा से रिलेटेड देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा झील है। तो कुशेश्वर स्थान झील, क्या कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। क्षेत्रफल कितना है, तो 20 से 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। निर्माण किस नदी के कारण हुआ है, तो कमला, करेह आदि नदियों के जल एकत्रित से इस कुशेश्वर स्थान झील का निर्माण हुआ है। और कहाँ है, तो दरभंगा जिला में है। मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। 1972 ईस्वी में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। इस झील को कब पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, तो 1972 में घोषित किया गया। ठीक है, नोट में कुछ दिया है कि कांवर झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। बर्ड रिंगिंग की स्थापना भागलपुर में की गई है, जबकि बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना कांवर झील के पास किया गया है। कांवर झील कहाँ है, तो दरभंगा में है। कांवर झील कहाँ है, किस जिला में है, तो दरभंगा जिला में है। ठीक है, इसको 2 वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।